give me a heads up of that as well. कितना लोगों ने लास्ट सेशन अटेंड किया था? मैंने प्रीवियस सेशन नहीं अटेंड किया था। नहीं किया था? आप थे मेरे ख्याल से। अटेंड किया था। आज ठीक है, एक ने किया, ओके। एंड और or would you guys prefer to see the recording of it and we shall move on to next new set of questions? सर नए कर लीजिए, पुराने आप अपलोड करवा देना। पुराने तो वो फिर भी रिकॉर्डिंग है। अच्छा ठीक है। सो पुराने में हमने काफी सारे 2023, 24 और 25 के क्वेश्चंस देखे थे, तो those were the questions from last 2 to 3 years। ठीक है, अब हम जो क्वेश्चंस देखेंगे वो 2023, 22 और 21। तो ओवरऑल जितने लास्ट 5 इयर्स के क्वेश्चंस हैं हम उनको कवर करके चलेंगे। तो जो लेटेस्ट थे एंड उनका लेवल ऑफ डिफिकल्टी आई विल से मीडियम टू हार्ड था, इजी वाले कम थे। अभी वाले में मीडियम लेवल के क्वेश्चंस ज्यादा होंगे, ठीक है, एंड कुछ बहुत इजी वाले भी होंगे। सो डिपेंडिंग ऑन योर एप्टीट्यूड एंड लेवल आप फिगर आउट कर सकते हैं कौन सा इजी लग रहा है। डिस्कस हम सारे ही करेंगे। और आज की भी जो हमारी वैसे पीवाईक्यूज की क्लास है वो संडेज को होती है, ठीक है। लास्ट 1-2 संडे से आई वाज बिजी, तो बट अब नेक्स्ट संडे से हमारी कंटिन्यू होगी। अभी वीकेंड में क्यों क्लास हुई है, क्योंकि मेरे ख्याल आपकी योग उपनिषद की क्लास होती है इस टाइम, या स्टार्ट होनी थी, आई डोंट नो। तो मैम की अभी तबीयत ठीक नहीं है, सो बिकॉज ऑफ दैट अभी जब तक मैम की तबीयत ठीक नहीं होती फॉर 2 or 3 days विल बी कवरिंग पीवाईक्यूज, ठीक है, ताकि हमारा जो थोड़ा सा भी बैकलॉग है वो कवर अप हो जाए। एंड या सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस। आप में से अगर कोई पुराने होंगे तो शायद उन्होंने क्वेश्चन से फेमिलियर हो, बट जितने नए बच्चे आपके लिए ये सारे क्वेश्चंस नए होने वाले हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन सेट ऑफ 2021 से लेके 23 तक के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है। बाकी जो नए वाले हैं उनकी आप फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, ठीक है, ओके। जो नए बच्चे हैं उनको मैं थोड़ा सा क्लास फॉर्मेट एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स नॉट अ लिसनिंग क्लास या लेक्चर मेथड क्लास नहीं होने वाली है। इन दिस क्लास आपके सामने क्वेश्चन रीड किया जाएगा, स्क्रीन पे सबके क्वेश्चन अवेलेबल है। देन आफ्टर रीडिंग और अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन यू गाइस हैव टू अनम्यूट एंड आंसर, ठीक है। देयर इज नो एज सच रूल, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस। जिसको आता है प्लीज अनम्यूट आंसर, नहीं आता तो भी आप आंसर करें दिल खोल के, ठीक है। Because the main idea is to get you familiar with the brainstorming session, brainstorming part of approaching the questions, ठीक है, okay। जवाब कैसे देंगे? पूरा सब कुछ आपने इंग्लिश में लिखा हुआ है और इंग्लिश तो सर इतनी तो आती नहीं है। ओके हाँ, तो ये अगर आपको इस क्लास में जो हम पेपर 1 को अप्रोच करते हैं वो इंग्लिश में ही करते हैं। उसके लिए जो ऑल्टर एक मेरी तरफ से हेल्प हो सकती है कि मैं आपको रीड जब क्वेश्चन करूंगा तो मैं आपको हिंदी में उसको एलैबोरेट कर दूंगा जितने बच्चों को नहीं आता। बट क्योंकि मेरा पेपर 1 मतलब हाउ डू आई अप्रोच इज इन इंग्लिश, एंड मैं रिकमेंड भी मोस्टली लोगों को यही करता हूँ कि पेपर 1 इंग्लिश में अप्रोच करें, क्योंकि वो जब बनता है क्वेश्चन तो वो इंग्लिश में ही बनता है मोस्टली क्वेश्चंस, फिर उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया जाता है। सो आई थिंक द बेस्ट वे टू गो अबाउट इज इन इंग्लिश, अदरवाइज आई एम हियर, आई विल एक्सप्लेन यू, डोंट वरी, ठीक है। उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कर दिया जाएगा। फिर भी ना समझ आए तो आप गूगल ट्रांसलेटर या स्क्रीनशॉट लेके उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। दैट्स द बेस्ट वी कैन डू अबाउट इट, ठीक है, ओके। लेट्स मूव ऑन टू the questions. Which learning theory provides support for active participation of learners in the learning process? It is an interactional setting which is intrinsic motivation as the basis. तो पूछ रहा है अर्थ क्या है क्वेश्चन का, कौन सी लर्निंग थ्योरी एक्टिव, यानी दो तरीके के पार्टिसिपेशन होते हैं। एक एक्टिव पार्टिसिपेशन जिसमें व्यक्ति बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, और एक होता है पैसिव, यानी पीछे रह के ज्यादा उसमें हम इन्वॉल्व नहीं होते बट स्टिल लर्निंग हो रही होती है। तो दो तरीके की लर्निंग थ्योरीज है, लर्निंग प्रोसेसेस है, ठीक है। ये पूछ रहा है किसमें इंटरैक्शनल सेटिंग होती है और मोटिवेशन जो होती है इंट्रिंसिक होती है, यानी अंदरूनी मोटिवेशन होती है, जो बाहर के फैक्टर्स पे वो मैटर नहीं करती। बट बच्चा जैसे पढ़ने के लिए अपने आप मोटिवेटेड होता है, वो इस बात पे लालच में नहीं होता कि मेरे मार्क्स ज्यादा आएंगे या फिर मुझे कोई चीज मिलेगी, गिफ्ट मिलेगा। बट
बच्चा जेन्युइनली पढ़ना चाहता है, सीखना चाहता है, इसलिए वो सीख रहा है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, ठीक है। ऐसी कौन सी लर्निंग थ्योरी है? एसआर यानी स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी ऑफ वॉटसन, रीइंफोर्समेंट थ्योरी ऑफ स्किनर, कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी ऑफ विगोत्स्की या इनसाइट थ्योरी ऑफ कोलर। अगर आप थ्योरीज हैं तो इनको अगर हिंदी में भी ट्रांसलेट करेंगे नाम इनका सेम ही आएगा, ठीक है। सो देयर इज नो बिग डिफरेंस। तो बताइए कौन सी थ्योरी है ये? बी सर ऐसा ए फिर ऑप्शन सी कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। सर डी होगा इनसाइड थ्योरी। ओके, हाँ जी आरती जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी ऑप्शन सी होगा सर, कंस्ट्रक्टिव थ्योरी। कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, बिल्कुल। अगर आपने लर्निंग थ्योरीज सारी पढ़ी हैं मोस्टली जितनी इम्पोर्टेंट है, तो मेजॉरिटी जो है वो सारी एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन पे डिपेंड करती है। जैसे हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी है, बिहेवियरल थ्योरी है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स थ्योरी जिसमें से एक है वॉटसन ने दी हुई, पावलोव की हो गई। तो ये सारी एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड्स, रीइंफोर्समेंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। बट जो कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी है विगोत्स्की की, अगर आपने पढ़ी हो, तो उसमें मेनली इंटरैक्शनल सेटिंग होती है और इंट्रिंसिक अंदरूनी मोटिवेशन होता है बच्चे को, वो खुद सीखना चाहता है इसलिए वो सीख रहा है, उसका अपना थॉट प्रोसेस काम कर रहा है। इनसाइड थ्योरी अगेन उसका अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे, इट विल टर्न आउट टू बी एन एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बेस्ड एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन उसमें होता है कि नहीं होता, दैट इज क्वेश्चनेबल, बिकॉज आपको सारी इनसाइट जनरेट होती है, दैट इज नॉट एक्टिवली। कई आपको इनसाइट अचानक आती है कि अच्छा ये तो ऐसे है, या फिर जैसे कई रियलाइजेशन हमें होती है ना पैसिवली, कई बार आप उसको सोच नहीं रहे होते, बट कुछ टाइम बाद आप जब किसी प्रॉब्लम में फंसे होते हैं, आपको कुछ टाइम बाद रियलाइज होता है कि अच्छा ये तो ऐसे होना था। सो ऑल द इनसाइट्स आर नॉट नेसेसरीली एक्टिव, दे आर पैसिव एज वेल, ठीक है। तो इन बेसिस पे ये सारी स्टिमुलस रिस्पॉन्स, रीइंफोर्समेंट, इनसाइट, ये सब यहाँ पे कट जाएंगे। और कंस्ट्रक्टिविस्ट थ्योरी अगर आपने पढ़ रखी है तो बाय डिफॉल्ट आप उसको सिलेक्ट कर दोगे। अगर आपने कंस्ट्रक्टिविस्ट नहीं भी पढ़ रखी तो आप रिजेक्शन प्रिंसिपल से ऑप्शन को चूज कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली जो लर्निंग थ्योरीज है हमारी वो किस पे बेस्ड है? एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन, रीइंफोर्समेंट पे बेस्ड है। रीइंफोर्समेंट का कांसेप्ट सबको पता है क्या होता है? व्हाट इज रीइंफोर्समेंट? यस और नो? नो सर। ओके, किस किस को पता है? कोई बता सकता है व्हाट इज रीइंफोर्समेंट? जिसको पता है? No one? Come on guys. रीइंफोर्समेंट उसको बोलते हैं जैसे कुछ प्राइज वगैरह दे या पनिशमेंट वगैरह दे। तो जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट भी दो होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे कुछ बहुत बढ़िया, बता दो तो वो भी एक तरह से रीइंफोर्समेंट होता है। बिल्कुल ठीक। कोई भी हम स्टिमुलस देते हैं तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट, हाँ जी, रीइंफोर्समेंट बेसिकली कोई भी जो हम रिस्पॉन्स देते हैं किसी बिहेवियर का, जैसे एक बच्चे ने पढ़ाई में 10 मार्क्स लाए 10 में से, ठीक है, तो उसकी टीचर और उसके पेरेंट्स उसको जो अप्रिसिएशन कर रहे हैं, दैट अप्रिसिएशन इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। और अगर उस बच्चे के कम मार्क्स, हाँ जी सर सॉरी बट मुझे ना सिर्फ आपकी आवाज सुनाई दे रही है, बाकी स्टूडेंट्स की आवाज सुनाई नहीं दे रही है। एनी फॉल्ट? मतलब that is a very strange problem. Yes sir. I mean, I don't know how to solve that because I think that's a technical glitch. And आप एक बार नेटवर्क असेस करके rejoin करती हूँ। हाँ ठीक है, let me. Thank you. Where was I? हाँ, reinforcement. तो reinforcement जो रिस्पॉन्स होता है किसी बिहेवियर का, जो बाहरी तौर पे दिया जाता है किसी और के द्वारा, ठीक है, उसको बोलते हैं हम रीइंफोर्समेंट। जैसा कि एक बच्चे ने बताया कि 2 तरीके के रीइंफोर्समेंट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी एप्रिसिएशन, उस बिहेवियर को बढ़ाने वाला जो रीइंफोर्समेंट होगा उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, जैसे एप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, प्राइस, ठीक है, प्यार देना, लव, केयरिंग, व्हाटएवर दैट इज। तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को कैसे पहचानेंगे कि वो उस बिहेवियर को बढ़ाएगा। आप किसी बच्चे को अप्रिशिएट करेंगे टू स्कोर गुड, अगली बार वो और अच्छा पढ़ेगा, टू फील कि मुझे ये अप्रिसिएशन दोबारा मिले।
ऑन द कॉन्ट्ररी नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है, उस किसी भी स्पेसिफिक बिहेवियर को जो रिड्यूस करने के लिए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस या बिहेवियर दिया जाता है, रिस्पॉन्स दिया जाता है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. फॉर एग्जांपल पनिशमेंट इज अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. जब हम एक बच्चा, हम सबके बचपन में ऐसा मोस्टली हुआ होगा, अब तो नहीं होता, कि कुछ शरारत की थप्पड़ पड़ा होगा, तो थप्पड़ इज अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कि आपने एक बिहेवियर, एक शरारत करी, पेरेंट्स चाहते हैं कि वो बिहेवियर रिड्यूस हो, तो टू रिड्यूस दैट बिहेवियर उन्होंने एक रिस्पॉन्स दिया नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का, व्हिच वाज अ स्लैप. ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम आपको याद रहेगा कि हाँ भाई ये बिहेवियर करना है, ये बिहेवियर नहीं करना. सो दैट इज कॉल्ड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट व्हिच इज टारगेटेड टुवर्ड्स रिड्यूसिंग अ बिहेवियर. एक व्यवहार को कम करने के लिए जो रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया दी जाती है, उसको हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट. आई होप सबको ये क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है. यस सर. यस सर. ठीक, चलो ठीक है, आगे चलते हैं. विगोत्स्की का आउट ऑफ ऑल लर्निंग थ्योरीज में एक और आपको चीज मेंशन कर देता हूँ, थोड़ा सा ये मतलब मेरा कंक्लूजन या आप कह लो अभी तक मैंने जितने एग्जाम्स दिए उसका निचोड़ या पीवाईक्यूज को असेस करने का निचोड़ है. जो सबसे फेवरेट लर्निंग थ्योरीज हैं आउट ऑफ ऑल द लर्निंग थ्योरीज, वो एक तो बिहेवियरल थ्योरी आती है हमारी, ठीक है, पावलोव और बीएफस्किनर. इसके अलावा जो क्वेश्चन बन के आ सकता है, इसके डेप्थ से भी बन के क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, कि कंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, अनकंडीशन स्टिमुलस क्या होता है, कंडीशन रिस्पांस क्या होता है और अनकंडीशन रिस्पांस क्या होता है. आई एम नॉट गोइंग इनटू द डेप्थ बट आई एम गिविंग यू क्यूज. अगर आपको ये चीजें पता है बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको नहीं पता जस्ट टेक नोट्स, गो एंड स्टडी बैक, सर्च दीस टर्म्स की क्या होते हैं, इन पे बन के क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, आई एम जस्ट टेलिंग यू हॉट टर्म्स जो अभी तक पिछले 5-6 साल 10 साल में पूछी गई है. ओके, उसके अलावा जो लर्निंग थ्योरीज में विगोत्स्की की जो थ्योरी है, इसको बहुत प्यार करते हैं नेट के क्वेश्चन बनाने वाले, विगोत्स्की की थ्योरी. उसके अलावा हमारी एरिक एरिक्सन की थ्योरी पर भी क्वेश्चंस बन के आते हैं. इट्स वन ऑफ, उसको जब पढ़ने बैठते हैं अब लगता है बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, बट एक बार आप उसको समझेंगे, उसकी स्टेजेस हैं डेवलपमेंट की, लर्निंग की, उसमें फिर आपको इजी हो जाता है. ठीक है, उसके अलावा डेवलपमेंट स्टेज या उसको लर्निंग स्टेज एग्जैक्टली नहीं बोलेंगे बट डेवलपमेंटल स्टेज जो फ्रॉइड की है, ओरल एनाफैलिक लेटेंसी जेनरेटल, दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कांसेप्ट जिससे बन के क्वेश्चन आता है. उसके अलावा सोशल लर्निंग थ्योरीज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोशल लर्निंग थ्योरीज आर देयर. उसमें एल्बर्ट बेंड्यूरा की जो है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, उससे बन के क्वेश्चन आया है पहले, तो अभी भी चांसेस है उसके कि वो आ सकता है. देयर इज 10 to 15% चांस जो बहुत ही मतलब छुपी या हार्डकोर लर्निंग थ्योरीज होती हैं व्हिच आर नॉट इन वेरी पॉपुलर एकेडमिया. तो कई बार ऐसा भी हुआ है कि वो फंसाने के लिए उन पे भी क्वेश्चंस बन गए, बट उनके चांसेस 10 to 15% होते हैं, तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट देम कि हम कितना डेप्थ में घुसे. जस्ट कवर एटलीस्ट द मेजर वंस, क्योंकि हाई चांसेस उन पे बन के रिपीटेटिवली आता है. मतलब ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया है पिछले एटलीस्ट 5 साल में कि टीचिंग एंड एप्टीट्यूड में एटलीस्ट एक क्वेश्चन तो लर्निंग के टॉपिक से बन के आता ही आता है, इधर लर्नर का नेचर है, हाई चांसेस लर्निंग थ्योरी पे, क्योंकि ये सबसे फंसाने वाला टॉपिक होता है बच्चों को, क्योंकि जब तक आप इसके इन डेप्थ में नहीं जा रहे यू वोंट बी हैविंग क्लैरिटी. जैसे यहाँ पे सिर्फ एक इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक वर्ड है जिसके बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है. ठीक है, तो until unless you are going into depth and आपको थ्योरीज पढ़ना ही सिर्फ नहीं है, उनका इंटर कंपैरिजन आपको करना आना चाहिए कि इस थ्योरी से दूसरी थ्योरी में डिफरेंस क्या है. सो उसके बेसिस जब तक आपको इतने लेवल की क्लैरिटी नहीं है यू वोंट बी एबल टू अप्रोच द क्वेश्चन. सो टारगेट कि आप जब पढ़ रहे हैं किसी भी थ्योरी को, अगली थ्योरी पे जब जाएं एक छोटी सी टेबल बनाए कि पिछली जो थ्योरी पढ़ी इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है. सोशल लर्निंग थ्योरी में, फ्रॉइड की थ्योरी में, एल्बर्ट बेंड्यूरा की थ्योरी में क्या डिफरेंस है. ठीक है, अगर एक स्कूल ऑफ थॉट आपने, अगर साइकोलॉजी, मेरे ख्याल अभी पेपर 2 में आपने साइकोलॉजी तो नहीं पढ़ी होगी राइट, अभी टाइम पढ़ने में. नो सर. हाँ, तो जब आप साइकोलॉजी भी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी की यूनिट जो हमारी उसके बायो वाले सेक्शन के साथ अमेलगमेटेड है, तो उसमें आपको लर्निंग का भी टॉपिक वहां पे भी आएगा. सो ये मतलब ऐसा है कि 150 क्वेश्चंस में इसका प्रोबेबिलिटी ज्यादा है. पेपर 1 में भी हमें ये टॉपिक टकर सकता है, पेपर 2 में भी टकर सकता है. तो आपको इसके लिए एटलीस्ट अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए मेरे हिसाब से.
ठीक है, क्योंकि पेपर 2 में भी मैंने देखे क्वेश्चंस इसके बन के आते हैं आउट ऑफ लर्निंग थ्योरी साइकोलॉजी में, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट वेरी नाइसली। एंड जैसा मैं बता रहा था, स्कूल ऑफ थॉट्स होते हैं, देयर इज कंस्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट्स, उसके बाद बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट, फिर कॉग्निटिव स्कूल ऑफ थॉट, देयर आर डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड उसके अंदर डिफरेंट थ्योरीज है। सो आपको एक पेज पे एक सेग्रीगेशन, जब आप सारी थ्योरीज पढ़ लो, ऐसा भी बनाना है कि बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट के अंदर कौन सी थ्योरी कौन से ऑथर ने दी है या कौन से साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट ने दी है, और हर एक स्कूल ऑफ थॉट की आपको थ्योरीज का लिस्ट और उनके जो फाउंडर है उस थ्योरी के, उनका नाम पता होना चाहिए। इस पे भी क्वेश्चन एज सिंपल एज, आपको डेप्थ में भी नहीं पता, बट अगर आपको इतनी भी क्लैरिटी है कि कौन सी थ्योरी कौन से स्कूल ऑफ थॉट में और उसको किसने दी है, इस पे मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो ऐसे आपको एक मतलब बड़ी पिक्चर भी पता होनी चाहिए पूरे टॉपिक की, और मैक्रो और माइक्रो लेवल पे भी थ्योरी क्या कह रही है, उसका इंटर कंपैरिजन वो पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप यू गॉट एन आइडिया। इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं है? कोई क्लियर सर? नो? नहीं सर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहे हो मैम? मतलब ये एक बार बताओ था, कम समझ आया। मैम आपकी आवाज बहुत कट रही है, एक बार या तो आप टेक्स्ट में लिख दो या दोबारा बोल लो। क्या समझाना है आपको एग्जैक्टली? मतलब अभी आप जो बता रहे थे क्या क्या कुछ करना है, क्या क्या आता है, मतलब इस तरह आप बता रहे थे। हाँ, मैं ये लर्निंग का जो टॉपिक है ना, उसके अंदर डिफरेंट लर्निंग थ्योरीज हैं, स्कूल ऑफ थॉट्स हैं लर्निंग थ्योरीज के, उसके हिसाब से आपको बता रहा था कि लर्निंग थ्योरीज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप जरूर देखिएगा। ठीक है, डिफरेंट तरीके से माइक्रो और माइक्रो लेवल पर उनको अप्रोच करना है। ठीक है, ओके, लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following are the intellectual characteristics of adolescence? तो इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहा है, क्या वेरिएशंस इन इमोशनल मूड इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक है? यस और नो, क्विकली। कम ऑन गाइस, इतना टाइम नहीं है। ओके, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन, इज दैट एन इंटेलेक्चुअल करेक्ट? अच्छा ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ इमेजिनेशन होगा नहीं। B, C and E. Okay, so development of imagination, increase in span of attention and development of thinking and reasoning. ये हमारे 3 ऑप्शंस हो गए। ठीक है, इंटेलेक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के। पल्स रेट बायोलॉजिकल है और इमोशनल अफेक्टिव कैरेक्टरिस्टिक है, नॉट इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर। ठीक है, ओके, ये है अगेन जैसे मैंने बताया था, क्वेश्चन ऐसा बन के आ सकता है। बिहेवियरल मॉडल्स हैं, मास्टरी लर्निंग, सिमुलेशन, सोशल लर्निंग एंड प्रोग्राम्ड शेड्यूल, टास्क परफॉर्मेंस रीइंफोर्समेंट। तो इनके डेवलपर्स या रीडेवलपर्स के नाम दे रखे, वो बताने हैं। आई एम अज्यूमिंग मोस्ट ऑफ लोगों को ये नहीं आता होगा, सो लेट्स डिस्कस दिस। तो मास्टरी लर्निंग जो है वो, हाँ जी, कोई कुछ कह रहे हैं? नहीं सर। अच्छा, हाँ, मतलब मेरी क्लास, क्या कह रहे हो? जी सर, आपने तो बोला था कि सोशल लर्निंग कुछ टाइम पहले अल्बर्ट बंडूरा का, तो इसलिए अल्बर्ट बंडूरा का तो सी का तो 4 है, तो इसलिए बाकी का ऑप्शन सी। बिल्कुल, ऑप्शन सी का 4 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक ऑप्शन आता हो तो भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बट स्टिल हम बाकियों को भी एक बार देखेंगे जस्ट फॉर नॉलेज पर्पस। तो मास्टरी लर्निंग थ्योरी जो है वो बेंजामिन ब्लूम एंड जेम्स ब्लैक ने दी है। ठीक है, फिर सिमुलेशन है, सिमुलेशन थ्योरी कार्ल स्मिथ, मैरी स्मिथ। सोशल लर्निंग अल्बर्ट बंडूरा। उसके बाद जो उसपे इम्प्रोवाइजेशंस हुए हैं सोशल लर्निंग थ्योरीज पे, उसके रीडेवलपर्स कार्ल थॉर्सन एंड वेस्टबेकर। और फिर आता प्रोग्राम्ड शेड्यूल, टास्क परफॉर्मेंस रीइंफोर्समेंट, वो दिया बीएफ स्किनर ने। ठीक है, ओके, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द सबडिविजंस ऑफ इम्प्लिसिट मेमोरी? एक्सक्यूज मी सर, थोड़ा 1 मिनट और उसको देख लीजिए सर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो गया है उसको एक बार। जी सर, थैंक यू।
लेट मी नो। आप इसको अभी नोट्स में मत जाएं, आप लिख रहे हैं अगर तो आप यहाँ पे बस समझ लें, आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी, तो आपको अगर नोट्स बनाने हैं आप आराम से क्लास के बाद जब आपको ये पीडीएफ अवेलेबल होगी ऐप पे, आप बहुत तसल्ली से नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चिंता मत करें, आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ, रिकॉर्डिंग भी मिलेगी, तो वहाँ पे भी आप स्क्रीन पे देख के पॉज करके वीडियो को बना सकते हैं। ठीक है, आगे चलें। जी सर। Which of the following are the subdivisions of implicit unconscious memory? Priming, episodic memory, classical conditioning, semantic, procedural. बताइए। सिर्फ ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर सी होगा। यस सर, ऑप्शन ए। ऑप्शन सी आएगा, जिसमें इंक्लूड होंगे ऑप्शन नंबर ए, सी एंड ई, यानी प्राइमिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग और प्रोसीजरल मेमोरी। ये सारे हैं इम्प्लिसिट मेमोरी यानी अनकॉन्शियस मेमोरी के एग्जांपल्स। एपिसोडिक और सिमेंटिक मेमोरी इसके एग्जांपल्स हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी के। बहुत ध्यान से इसको डिफरेंस को याद कर लीजिएगा, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। पिछली क्लास में भी सेम क्वेश्चन थोड़ी डिफरेंट ऑप्शंस के साथ बन के आया था, वहां पे भी यही पूछ रखा था एक्सप्लिसिट मेमोरी के कौन से टाइप्स हैं, सब डिविजन, और इम्प्लिसिट के क्या टाइप्स और सब डिविजन है। ठीक है, और इस पे बार बार बन के मेमोरी के ऊपर क्वेश्चंस आता है। ठीक है, अनदर लर्निंग के बाद जो मुझे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लगता है वो है मेमोरी, आइदर इन पेपर 1, पेपर 2, बोथ साइकोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड में अगर आपको देखने को मिलेगा तो मेमोरी के ऊपर मल्टीपल टाइम्स बन के क्वेश्चन आया। ठीक है, अक्रॉस ऑल द डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन पेपर 1 लर्निंग के ऊपर बन के आता है। सो आपको एक एक मेमोरी का पता होना चाहिए कि कौन सी मेमोरी क्या करती है और उसका क्या टाइप है, इम्प्लिसिट है कि एक्सप्लिसिट है। किसी को डिफरेंस पता है इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट में? कोई फटाफट बताएगा। पिछली क्लास में भी मैंने बताया, अंतर्निहित होती है हमारे, मतलब उससे अपने आप जो, मतलब हमने कुछ बचपन में देखा, वो सीख लिया, वो अंतर्निहित है हमारे, वो इम्प्लिसिट होती है। अंतर्निहित क्या एक्सप्लिसिट नहीं होती? और अंतर्निहित जब आप शब्द बोलते हैं तो उससे आप क्या तात्पर्य या अर्थ निकालते हैं? ऑटोमेटिक होती है, जिसे एक बार हमने एक्वायर कर लिया फिर वो हमेशा अपने आप चलती है, वो इम्प्लिसिट होती है। अच्छा, ठीक है, और एक्सप्लिसिट क्या होती है? फिर उसके लिए एफर्ट लगाना पड़ता है हमें। बिल्कुल, बहुत अच्छा। सिंपल, सबसे बड़ा गैप डिफरेंस जो है एक्सप्लिसिट का, जिसको हम कॉन्शियस एफर्ट लगा के याद करने की, रिट्रीव करने की, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं और तब वो प्रोसेस होता है, उसको बोलते हैं एक्सप्लिसिट मेमोरी। यानी एक्सप्लिसिटली, आउटवर्डली आप एक एफर्ट डाल रहे हो। इम्प्लिसिट का मतलब है अपने आप। अंतर्निहित जो शब्द है बिल्कुल ठीक शब्द है, अंदर छुपा हुआ, समाहित, हमारे अंदर बस गया है वो, और ऐसा बस गया कि अब मुझे कॉन्शियसली एफर्ट लगा के उसको याद नहीं करना पड़ता, वो बिना एफर्ट के, एफर्टलेस वे में अपने आप याद आ जाता है। जैसे गाड़ी चलाने का सबसे ज्यादा कॉमन एग्जांपल इसमें लिया जाता है कि गाड़ी चलाना हमारा कॉन्शियस, आप एफर्ट नहीं डालते, जब आपको पता चलता है गाड़ी का अगला गियर की जरूरत है, आपका हाथ अपने आप जाता है, गियर लगाता है, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे पे, आपको कॉन्शियसली एफर्ट नहीं डालना पड़ता है, क्योंकि आप बात करते हुए या कुछ देखते हुए भी गाड़ी चला लेते हो जब आप यूज्ड टू हो जाते हो। अच्छा, गाड़ी चलाना किस टाइप की मेमोरी का एग्जांपल है अंडर इम्प्लिसिट मेमोरी? प्राइमिंग, क्लासिकल या प्रोसीजरल? प्रोसीजरल, बिल्कुल ठीक, प्रोसीजरल मेमोरी का ये एग्जांपल है। ठीक है, आगे चलते हैं। अनदर, ये अब जैसे मैंने, हाँ जी, भी आ सकता है ना प्रोसीड्यूरल में? हाँ जी, बोलिए, क्या आ सकता है? मेरे को आपकी आवाज नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोलो। सर वो पूछ रहे हैं कि होता है कि नहीं प्रोसीजरल मेमोरी में? क्या आ सकता है? कुकिंग, हाँ, कुकिंग
आई वोंट से एग्जैक्टली कुकिंग आएगा, क्योंकि कुकिंग के अंदर अगर हम और छोटे चीज में जाएं कि जैसे चॉपिंग है, आप कोई सब्जी काट रहे हैं और कई आपने शेफ्स देखे होंगे कितने क्विकली उनका हैंड चलता है, ठीक है, और वो उंगली के लिए कॉन्शियस नहीं होते कि मेरी उंगली कट जाएगी। अगर आप स्पेसिफिकली कुकिंग में इस प्रोसेस को देखते हैं, हाँ, तो मैं कहूंगा कि वो प्रोसीजरल मेमोरी है। बट जब हम मसाले गिन के नाप तोल के डालते हैं तो दैट इज वी आर एक्सप्लिसिटली कॉन्शियसली असेसिंग कि हाँ इतना ठीक है इतना नहीं है, तो वो इम्प्लीमेंट में नहीं आएगा अगर आप ओवरऑल अम्ब्रेला टर्म कुकिंग को एज अ प्रोसेस कंसिडर करेंगे। साइकिल चलाना या डांस करना ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे डांस में आपने एक सेट तैयार किया और आपको फिर वो याद शुरू में करना पड़ता है, बट आपने 10 बार 20 बार प्रैक्टिस कर लिया तो जब परफॉर्मेंस आते हैं उनको कॉन्शियसली याद नहीं करना पड़ता। दैट इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोसीजरल मेमोरी, एक प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। एनी डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। ओके, ये आया लर्निंग स्टाइल से क्वेश्चन। मेरे को बहुत ज्यादा खुशी होगी अगर कोई बच्चा ये बता दे कि ये जो लर्निंग स्टाइल है वो कौन से लर्निंग स्टाइल से ये क्वेश्चन बन के आ रखा है। बहुत खुश हुआ मैं। कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर और अकोमोडेटर, ये 4 तरीके के लर्निंग स्टाइल दे रखे हैं और इनके लर्निंग कैरेक्टरिस्टिक्स या इनका फर्दर जब हम बाइफर्केशन करते हैं तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक्स से मिलके ये स्टाइल बने होते हैं, कन्वर्जर, डाइवर्जर, एसिमिलेटर और अकोमोडेटर। इसका ऑथर या ये लर्निंग स्टाइल को मतलब इसका नेम क्या है या इसको क्या बोलते हैं, इसके ऑथर का नाम या इसका जो टाइटल है वो सेम ही है। एनीवन? नो वन? अच्छा, ये बहुत फेमस लर्निंग थ्योरी है लर्निंग स्टाइल की। इसको दिए कोल्ब ने, KOLBS, कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल, ठीक है। कोल्ब्स लर्निंग स्टाइल के ऊपर ये थ्योरी है। तो ये बेसिकली कहता है कि जब हमारे लर्निंग होती है तो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, प्रत्यक्ष एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन, आपने जो देखा उसके बारे में आप रिफ्लेक्ट करते हैं जो भी आपने ऑब्जर्व किया, और फिर होता है एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन, जो सीख लिया उसके बारे में हम एक्सपेरिमेंट करके फिर और लर्निंग सीखते हैं, और एक लास्ट आता है एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, कि जो सीखे उसके बारे में एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स बनाना, ठीक है, उसको इंटरडिसिप्लिनरी लेवल पे या फिर मेटा कॉग्निटिव एबिलिटीज के साथ उसको कॉन्सेप्चुअलाइज करना। तो जब ये कैरेक्टरिस्टिक्स दो के पेयर में मिलते हैं तो एक लर्निंग स्टाइल बनता है। जैसे कि कन्वर्जर एक लर्निंग स्टाइल बनता है जब हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और एक्टिव एक्सपेरिमेंटेशन को मिलाते हैं, ठीक है। फिर बनता है डाइवर्जर जब हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को मिलाते हैं। एसिमिलेटर जब हम एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन और रिफ्लेक्टिव ऑब्जर्वेशन को मिलाते हैं, और अकोमोडेट लास्ट जब हम कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस और एक्सपेरिमेंटेशन को मिलाते हैं। मैं अभी बहुत डेप्थ में नहीं जा रहा इसकी, अदरवाइज दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरी, ठीक है। आई एम वेरी मच अज्यूमिंग आप लोगों को अभी काफी लोगों को ये चीज एकदम एब्जॉर्ब नहीं हो रही होगी, बिकॉज आपने ये लर्निंग थ्योरी मोस्टली ने पढ़ी शायद ना हो। Am I right or am I right? अभी नहीं पढ़ी। राइट सर। राइट सर। हाँ, ठीक है, बट स्टिल ज्यादा डेप्थ में ना जाते हुए इसके मैं आपको ओवरऑल एक ओवरव्यू दे रहा हूँ। 4 तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और चारों को में दो का पेयर करके और 4 इसके लर्निंग स्टाइल निकलते हैं। कोल्ब ने दी थी, ऑथर्स साइकोलॉजिस्ट रहे हैं। Let's move on to next question. Which of the following is not a good trait of a good teacher? Full command over the subject, treating the intellectual ability of students identically, a lot preparation and thinking in the subject before taking class, effective communication and presentation skills. सर आपने उनका नाम क्या बताया था? कॉल्ब्स? बताइए। सर? हाँ, कोल्ब्स। एक बार स्पेलिंग बता। मैं लिख देता हूँ यहाँ, मैं स्क्रीन पे लिख दे रहा हूँ, आप देखो। KOLBS, कोल्ब्स स्टाइल, ठीक है। सर डी आएगा इसका आंसर। नॉट सर। सर बी। हाँ ठीक है,
बिल्कुल ठीक, सिंपल क्वेश्चन है, बी आंसर आएगा इसका। सभी बच्चों की इंटेलेक्चुअल एबिलिटी को सेम एंटरटेन करना इज नॉट अ ट्रेट ऑफ अ गुड टीचर, क्योंकि सबकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी डिफरेंट होती है और वो कैसे स्प्रेड आउट होती है ओवर द क्लास को भी रिसर्च मेथोडोलॉजी से रेफरेंस लेके इसका एग्जांपल दे सकता है कि कैसे उसको अप्रोच आइडियल कंडीशन में करना चाहिए, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, उसको क्या बोलते हैं। किसी ने नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या कर्व सुना है? एक क्लास में अगर मैं बात कर रहा हूँ, 2 बच्चे हैं, तो इंटेलेक्चुअल एबिलिटी कैसे उनमें डिवाइडेड होगी। तो ऐसा मान सकते हैं कि हाईली इंटेलेक्चुअल बहुत कम होंगे, 3-4 बच्चे होंगे, और बिल्कुल ही इंटेलेक्चुअली लो भी 3-4 बच्चे होंगे। मेजोरिटी जो बच्चा होगा वो एवरेज होगा। एम आई राइट? यस और नो? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ऐसा जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, एनपीसी। ये आप रिसर्च में अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा, I'm assuming आप पढ़ेंगे, और जिन्होंने पढ़ा हो वो इसका आंसर पता होना चाहिए था। ठीक है, कोई भी जब हम एक कॉन्सेप्ट की करते हैं और या फिनोमेनन की बात करते हैं एंड उसके डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं ओवर अ पॉपुलेशन की, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड होगी, तो आइडियल कंडीशन में उसको हम ऐसे मान के चलते हैं कि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगी। इन रियल लाइफ दैट इज नॉट पॉसिबल। यूजुअली जो ये ग्राफ बनता है वो स्क्यूड होता है, या तो वो लेफ्ट साइड स्क्यूड या राइट साइड स्क्यूड होगा। ठीक है, स्क्यूनेस यानी उस ग्राफ में नॉर्मल से हटके उसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये है। तो इस क्वेश्चन सर ऑप्शन नंबर भी आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया। टारगेट ट्रीटिंग द इंटेलेक्चुअल एबिलिटी ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स आइडेंटिकली। Okay, moving on. While delivering lecture, there is disturbance created by students in class. Which of the following measures should be taken by a teacher? Punish those causing disturbance, ignore and continue, leave the class and report to HOD. Talk to the student causing disturbance and motivate them for learning. Last option C. Last. ऑप्शन डी। Option D. ठीक है, कुछ आवाजें भी आएंगी तो मुझे बड़ी खुशी होगी, क्योंकि अभी जिनकी आवाजें आ रही है मुझे पता है कि ये बहुत जिम्मेदार थी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग फ्रॉम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजीज लिसनिंग स्किल इज डेवलप्ड? फिशबोल, जिगसॉ, सर्कल ऑफ वॉइसेस, केस स्टडी। फिर फिशबॉल आंसर शो हो गया था पहले। अच्छा, शो हो गया, चलो। अच्छा, फिशबोल टेक्निक होती क्या है ये याद है किसी को, या पता है तो बता सकते हैं। आपने बताया था कि उसमें ना सर्कल में एक बाहर सर्कल बना होता है, तो बाहर वाले स्टूडेंट्स बैठ के सुनते हैं और अंदर वाले डिस्कशन करते हैं, कुछ इस तरीके। बिल्कुल ठीक, उसको बोलते हैं फिशबोल। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। 2 सर्कल्स बने होते हैं, अंदर सपोज 4-5 बच्चे बैठे हैं इन अ सर्कुलर फॉर्म, और उनके बाहर एक आउटर सर्कल बना के और बच्चे बैठे 8-10 बच्चे। तो इंटरनल जो 5 बच्चों का सर्कल है दे विल डिस्कस, एंड जो रेस्ट ऑफ द बच्चे हैं आउटर सर्कल दे विल लिसन टू दैट। सो दिस इज द मेथड जिसमें लिसनिंग स्किल डेवलप हो रहा है आउटर सर्कल वाले बच्चों का। ठीक है, और ये किसके अंदर आता है? क्वेश्चन में एक और बहुत अच्छा यहाँ पे शब्द दे रखा है, कोलैबोरेटिव लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग क्या होती है? जब हम साथ में रह के लर्न करते हैं अपने सोशल सर्कल के, अपने फ्रेंड्स के। ठीक है, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग के भी देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट टाइप्स। तो उसमें आपको डिफरेंट टेक्निक्स आनी चाहिए कोलैबोरेटिव लर्निंग की। क्या क्या डिफरेंट टेक्निक्स है जो कि यहाँ पे जैसे जिगसॉ, सर्कल ऑफ वॉइसेस बता रखे हैं, तो ये सारी आपको फेमिलियर होनी चाहिए। इन पे भी these are the kind of new concepts जो कि अभी पिछले 3-4 सालों में इंट्रोड्यूस हुए कोलैबोरेटिव लर्निंग। ऐसे ही टीचिंग में भी वो टीम टीचिंग या कोलैबोरेटिव टीचिंग का कॉन्सेप्ट आया है, तो उससे भी आपको फेमिलियरिटी होनी जरूर है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। अब जैसे क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड आपने देखा होगा नेट एग्जाम में आते हैं, जो बच्चे पहले दे चुके होंगे उनको इस बात से फेमिलियरिटी होगी
जो नहीं दी अभी तक उनको थोड़ा सा मैं आइडिया दे देता हूँ कि आपने स्टैटिक थ्योरी पढ़ी, दैट इज नॉट कि आपने मेमोरी में वो कॉन्सेप्ट बिठा लिया, आपको उस पर क्वेश्चन बन के आ जाएगा। जैसे आपने कुछ भी कॉन्सेप्ट पढ़ा तो फिर वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एग्जांपल्स देगा, देन इट विल आस्क यू टू आइडेंटिफाई ये किस टाइप का एग्जांपल है, ठीक है। जैसे अगर वहां पे उल्टा बता देता कि एक सर्कल बना हुआ है और बाहर सर्कल बना हुआ है, बच्चा अंदर वाले डिस्कस कर रहे हैं, बाहर वाले सुन रहे हैं, ये किस टाइप एग्जांपल है, उसी टाइप की लर्निंग स्टाइल या कोलैबोरेटिव लर्निंग है, फिशबोन, जिगसॉ, एपिलॉजिस और केस स्टडी। ऐसे बन के क्वेश्चन आते हैं। और ऐसा जो हमारे मेरे ख्याल लॉजिकल रीजनिंग पे जब हम जाएंगे तो उसमें जो फैलेसीज होती है उस पे बन के ऐसे बहुत आने के हाई चांसेस रहते हैं, ठीक है, आइडेंटिफाई करने की किस टाइप की लर्निंग फैलेसी है। अब बच्चों ने डेफिनेशन सबको पता होती है कि हाँ लर्निंग फैलेसी ये इस टाइप की है, फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है वो भी पता होता है, बट जहाँ एग्जाम्पल दे देगा वो उल्टा घुमा के बच्चे पता है कि भैया ये कौन सी फैलेसी है। So merely definition is not enough. You should be able to understand and integrate the example of the concept and phenomenon as well. Okay, learning management system is used to provide virtual environment for teacher and students. सत्य वचन है या झूठ है ये बात? राइट सर। सत्य सर। ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट, हाँ ठीक है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम कैन बी यूज्ड फॉर ब्लेंडेड लर्निंग एज वेल एज फॉर ऑनलाइन लर्निंग। ट्रू और फॉल्स? सत्य वचन। ट्रू और फॉल्स? ठीक है। पहले वाला 2 सेकंड वाला फॉल्स। वैसे दोनों ट्रू है, दोनों ट्रू है, ठीक है। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम तो पता होगा क्या होता है, आई एम अज्यूमिंग। ठीक हो ऐसा तो नहीं पता सर सबको पता है, ठीक है चलो अच्छी। A drawing that charts the relationship among ideas is known as divergent thinking, concept map, episodic memory and embodied cognition. Concept map. B. Concept map, ठीक है। हाँ, which of the following factors influence the effectiveness of support material? Clarity and comprehensibility, quantity of material, appropriateness for the learner's age and level, relevance to the learning objectives. इसमें से कौन से फैक्टर्स प्रभावित करते हैं एक सपोर्ट स्टडी मटेरियल के इफेक्टिव यानी प्रभावशाली होने का? C and D. Option C. C. C and अच्छा, A नहीं होगा? तीनों होंगे सर, A, C and D। ऑप्शन बी। ठीक है। B नहीं होगा? B नहीं होगा। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल D क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये तो डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट के जो रिसेप्टिविटी को लेके, इसलिए क्योंकि ऐसे भी हो सकता है अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में दे सकते हैं किसी का दिमाग खराब होगा, इसलिए ऑप्शन डी होगा। पता चाहिए कि कुछ लोगों को कम समझ में आता है। अच्छा, कल्पना जी क्या कह रहे थे आप? बी एंड डी होगा। B and D होगा। B क्यों होगा? बी इसलिए होगा वो मटेरियल क्वांटिटी हो। नो सॉरी सर, ऑप्शन बी। हाँ क्यों होगा? आप क्वांटिटी ऑफ मटेरियल की बात कर रहे हैं या जो ऑप्शन बी ACD की बात है वो कर रहे हैं? ऑप्शन बी। ACD राइट? जी सर। ठीक है। क्वांटिटी ऑफ मटेरियल वोंट मैटर मच, बाकी सबने बिल्कुल ठीक बोला। क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, एप्रोप्रिएटनेस ऑफ लर्नर इज रेलेवेंस टू ऑब्जेक्ट लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। आई होप सबको क्लियर है। जो हिंदी वाले उनको कोई इसमें डाउट या ना समझ आ रहा है तो बता सकते हैं। सर मेरे को थोड़ा कम आ रहा है, थोड़ा हाथ से बताओ एक बार। ये
टीचिंग मैंने पहले एमएससी में भी पढ़ा है, लेकिन मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। मैं लीव कर रहा हूँ सर क्लास। सब कुछ जो तारे जमीन वाली मूवी है ना, उसमें सब कुछ ऊपर से जाता है ना, ब्लैक बोर्ड से उठता हुआ दिखता है, ऐसे सब कुछ दिख रहा है सर। कुछ भी एक भी वर्ड दिमाग में जा ही नहीं रहा है सर। एमएससी में भी मैंने पढ़ा है, तो ऐसा कभी नहीं हुआ सर। अच्छा, कोई बात नहीं, फील फ्री, आई वोंट फोर्स यू टू स्टे इन द क्लास अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो। हाँ, अगर आपको कोई स्पेसिफिक वर्ड या कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा, लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन दैट। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहा, प्लीज फील फ्री, आप जा सकते हैं। देयर इज नो हार्ड रूल, जस्ट इन द क्लास, ठीक है? ओके। हाँ, बाकी मीना जी आप क्या कह रहे थे? कोई स्पेसिफिक वर्ड आपको ना समझ आया तो वो बता सकते हैं, देन आई विल एक्सप्लेन। जैसे कि आप ये बताया था इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस मतलब प्रभावित, फर्क पड़ता है। जैसे हमारे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। जैसे स्ट्रेस का, मेडिटेशन का इन्फ्लुएंस स्ट्रेस के ऊपर, तो मेडिटेशन प्रभावित करती है। जैसे हम दोस्तों की बात करते हैं, तो दोस्तों का इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव कितना है, तो फैक्टर्स के ऊपर जो हमारा स्टडी मटेरियल है वो कितना प्रभावित हो रहा है इन फैक्टर से। क्लैरिटी यानी जो शब्द है वो साफ है, सही तरीके से लिखे हुए हैं, वो बात जो कह रहे हैं उनका अर्थ समझ आ रहा है, कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी समझ आ रहा है, क्वांटिटी यानी वो मटेरियल कितना ज्यादा है या कम है, और एप्रोप्रिएटनेस ऑफ लर्नर एज यानी जो बच्चे की एज है और उसका लेवल है, क्या मटेरियल उसके हिसाब से है। अगर वो 7वीं क्लास का बच्चा है, कहीं उसको 10वीं या 12वीं का, तो हम मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर रहे। तो वो क्या फैक्टर है, एज और लेवल इन्फ्लुएंस करने का स्टडी मटेरियल को। फिर लर्निंग ऑब्जेक्टिव, अगर हम लर्निंग ऑब्जेक्टिव मैथ्स पढ़ाने का या टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने का और मैं क्वेश्चंस लॉजिक के ले आऊं, तो वो लर्निंग ऑब्जेक्टिव से मैच नहीं करेगा, तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है जो कि इन्फ्लुएंस यानी प्रभावित करेगा मेरे स्टडी मटेरियल को। आई होप यू गेट एन आइडिया नाउ। अभी समझ आया? मजा फिर यहाँ बस सर मुझे लगता है इसका आंसर बी होना चाहिए, ए सी और ऑप्शन डी, ए सी एंड डी। मेरे तो दिमाग में एक फर्स्ट में नहीं आया था, क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी। हाँ, दैट्स द ब्लाइंड स्पॉट्स यूजुअली जो बच्चे ना नेट के एग्जाम में मिस कर देते हैं। क्लैरिटी, हम स्टडी मटेरियल की बात करें तो सबसे पहला ही ऑप्शन ये आना चाहिए यहाँ पे कि क्लैरिटी अगर उसमें नहीं होगी, अगर मेरे वर्ड्स जैसे अभी जिनको समझ नहीं आ रहा था, ठीक है, तो दिस हाई चांस अगर लैंग्वेज डिफरेंस है, मेरा मटेरियल इंग्लिश में, किसी को हिंदी समझ आती है, तो उनके लिए यहाँ पे क्लैरिटी और कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी मिस हो जाएगा, तो क्या मटेरियल उनके लिए इफेक्टिव है? नहीं, ठीक है। सो अगर उनको पेपर 1 का हिंदी का टीचर में भी प्रोवाइडेड होता, तो उनके लिए ये जो ऑप्शन है क्लैरिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिबिलिटी, ये एक फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो नहीं होता, ठीक है। आई होप दैट्स क्लियर नाउ। ठीक है, आई होप बाकी सबको समझ आ रहा है, कोई ऐसा ना हो और ऐसा जिसको बिल्कुल ही कुछ नहीं समझ आ रहा। बिकॉज मैं एक क्वेश्चन पे आई थिंक आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ टाइम, इतना मैं यूजुअली पहली क्लासेस में देता नहीं हूँ। मेरे ख्याल तरनदीप जी, लीजा जी पुराने मेरे स्टूडेंट्स हैं, तो हम उन्होंने देखी हमारी यूजुअली पेस कितनी होती है, हम एक क्लास में एटलीस्ट हम 30 क्वेश्चंस टारगेट करके चलते हैं एंड वी कवर एटलीस्ट 30 to 25 to 30 क्वेश्चंस, ठीक है। बिकॉज इस क्लास का जो मेन आइडिया दैट इज नॉट टीचिंग यू, है ना, क्योंकि ये PYQs का डिस्कशन है। हमारा जो मेन इस क्लास का टारगेट है वो थ्योरेटिकल क्लास लेना नहीं है। स्टिल आई डू गो आउट ऑफ माय वे कि मैं आपको जो, क्योंकि इसमें मुझे पता है काफी सारे ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको स्टैटिक क्लास में नहीं कवर अप हो पाते हैं। एंड इसमें मैं ये नहीं कह रहा कि उन टीचर की गलती है या आपकी गलती है, सिलेबस ही इतना वास्ट है कि अगर आप 1 साल या 1.5 साल 2 साल भी लगाओ, सिलेबस नहीं कवर होगा। इनफैक्ट मेरे लिए भी आज तक, मतलब मैं कहूँ कि मैं पेपर 1 का, मैं आई एम अ ग्रैंड मास्टर, सो आई विल बी लाइंग, ठीक है। पेपर 1 सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें बहुत वास्ट है एंड कहीं से भी बन के क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सो ट्राई टू कवर मैक्सिमम एंड जितना भी पढ़ो आप उसको रिटेंशन रहना चाहिए, उसका वो याद रहना चाहिए कि अगर उस पर क्वेश्चन बन के आए आप उसको अप्रोच कर सके, मेन पहली बात। और दूसरा जो आपका पिलर है आपके पूरे नेट JRF की जर्नी में, कि अभी जो यहाँ पे इस क्लास में आप कर रहे हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखना है, आपको दिमाग चलाना सीखना है। आपको ये रट्टा मारना इस एक लिमिट आ जाएगी आपकी, हर किसी की, जैसे हमने देखा ना पिछले, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी हर स्टूडेंट की डिफरेंट होती है, ऐसे ही मेमोरी भी हर स्टूडेंट का डिफरेंट होता है। यू कैन नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम योरसेल्फ
कि आपको सारा सिलेबस एकदम घोटा बना के आप उसको खा जाओ। ये करना हाँ जी, अपने दिमाग सॉरी तो हम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते खुद से, ठीक है, बट जितना एटलीस्ट पढ़ो उसको बहुत अच्छे से पढ़ो कि जब आपको 6 महीने बाद 3 महीने बाद अगर एग्जाम में बैठ के आपको क्वेश्चन आ रहा है तो वो आपको पता होना चाहिए कि भैया इसका आंसर ये है। अगर कोई संदेह रह रहा है तो फिर गड़बड़ है। दैट इज नॉट अ गुड वे ऑफ स्टडिंग एंड अप्रोचिंग द प्रिपरेशन ऑफ नेट जेआरएफ। ठीक है, चलो आगे चले। यस सर। ठीक है जी। For building a professional environment of an educational institution, a teacher must ask his or her students about other teachers' teaching methodology. एक टीचर को अपने बच्चों से दूसरे टीचर कैसा पढ़ा रहे हैं ये पूछना चाहिए। A teacher must feel envious about other teachers' professional achievement. दूसरे टीचर कितना अच्छा कर रहे हैं इससे jealous feel करना चाहिए। Teacher must work as a team. Teachers को एक टीम की तरह वर्क करना चाहिए और teachers, a senior teacher must encourage junior teachers to contribute in research and other academic activities for the institution. तो बताइए क्या क्या ऑप्शंस आएंगे? ऑप्शन सी है डी। A, C, D आएगा। सर डी। ऑप्शन अच्छा, ए कितने वाले हैं? ए वाले जो बता रहे हैं ए ऑप्शन ये तो होना ही नहीं चाहिए सर। बताओ। सी होगा इसका आंसर सी। ये नहीं सही। हाँ, कभी आपने अपने जो भी आपके फेवरेट टीचर्स हैं जिनको आप आइडियल मानते हैं, कभी आपने देखा होगा कि वो आपसे आके पूछ रहे हैं कि वो टीचर कैसा पढ़ा रहा है? जी हाँ, कुछ टीचर्स ऐसे हैं पूछते हैं। हाँ, बट पूछना नहीं that is not a very if you consider from a professional point of view, student से पूछना is not a very ideal way. ठीक, personal first hand observation by the higher authorities is okay, but professionally इसको अच्छा नहीं consider किया जाता. So when you become teachers, don't go ask your students how the teachers are teaching. ठीक है, आपको मतलब this a very unofficial way of understanding, क्योंकि आप सब assistant professors बनने जा रहे हैं. So as a future teacher मैं आपको ये बता रहा हूँ कि एक कभी भी पूछ मत, आपको अपने आप पता चल जाएगा. एंड हाउ, क्योंकि एक ओवरऑल क्लास की उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज का आपको उससे पता चल जाएगा कि वो सही तरीके से अप्रोच किया गया है, बच्चों ने सही सीरियसली पढ़ा है, टीचर का कितना रोल है, आपको हर चीज पता चलेगी व्हेन यू गो इनटू द फील्ड एंड स्टार्ट अप्रोचिंग. ठीक है, दिस इज अ वेरी लाइक यू नीड टू मेंटेन प्रोफेशनल एटीट्यूड एंड बिहेवियर इन दैट. ठीक है, चलो आगे चले. ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया? ऑप्शन नंबर सी एंड डी वुड बी द आंसर. नहीं हुआ। यस सर। हाँ जी, हाँ, अगर जैसे कि क्या नहीं हुआ? अगर टीचर अगर पूछेगा स्टूडेंट से अलग स्टूडेंट से, लेकिन ये तो पता चलेगा ना कि वो स्टूडेंट को पसंद आ रहा है या नहीं, ये तो एटलीस्ट पता चलेगा. बट वो जान के करोगे क्या आप अपने फेलो टीचर्स के बारे में? दिस इज थिंग, अगर आप ये हायर अथॉरिटी का काम है ना, आपकी चर्चा लोग करेंगे। एग्जैक्टली, अगर हायर अथॉरिटी है, हायर अथॉरिटी टीचर अगर पूछेगा भी तो अपने लिए पूछेगा ना कि मेरा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है. हाँ, एग्जैक्टली. हायर अथॉरिटीज का भी जो एक एक्सेप्शनल हम अंडरस्टैंडिंग लेके चलेंगे, एक एचओडी है, उसने अभी एक हायरिंग करी है एक टीचर की. सो इनिशियली टू आस्क फीडबैक ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज अ वेरी हेल्दी प्रैक्टिस, बट वो फिर एक ना एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स हैं, ही इज हायरिंग, ही इज फायरिंग पीपल, है ना. ही नीड टू मेंटेन दैट एनवायरनमेंट अमंग टीचर्स कि मेरे सारा टीचिंग स्टाफ कॉम्पिटिटिव है कि नहीं. सो फॉर अ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन who is also a very teacher and head of the department, for him to do it is this very justified task.
है in a certain way only, ठीक है, if a teacher is having initial वो, and if second thing, if there is a problem among teacher and students, तो फिर students का higher authorities के पास जाना, that makes sense. But यहाँ पे एक general context में बात की जा रही है कि एक normal set of teachers हैं, वो आपस में एक दूसरे के बारे में अगर students से पूछ रहे हैं, तो that is not a very ideal practice to do in a professional environment. अभी clear हो गया? जी सर। ठीक है। Where do the important aspects of learning, including analysis, application, creativity, and evaluation, takes place as per the traditional model of classroom teaching? Outside class, inside class, during summative assessment, on rote learning. आउटसाइड क्लास। ये मेरे ख्याल पिछली बार भी हमने क्वेश्चन किया था। किसी को इसमें डाउट है या नहीं समझ आया कि ऐसा इसका आंसर क्यों है? सर एक बार एक्सप्लेन कर देंगे क्या? मेरे हिसाब से डाउट होना चाहिए। हाँ सर इसका आंसर अच्छा, पहले मेरे को आप ये बताइए कि आपको बिल्कुल ठीक सी क्यों नहीं है? देयर इज अ डाउट। ओके, मेरे को पहले ये बताओ, आपको ये क्वेश्चन कह क्या रहा है वो समझ आया कि नहीं आया? और अगर आ गया तो आप उससे डिसएग्री करते हो कि एग्री करते हो? नहीं सर, आप एक्सप्लेन सर करें सर एक बार। चलो स्क्रैच से चलते हैं। जी सर। वो पूछ रहे हैं इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग, यानी लर्निंग सीखने के जो बहुत महत्वपूर्ण आयाम है वो कहाँ होते हैं। जैसे वो आयाम कौन से उसमें उसने स्पेसिफाई किया है। आयाम जैसे कि एनालिसिस, यानी किसी भी चीज को उसका विश्लेषण करना, उसका एनालाइज करना। एप्लीकेशन, उसको अप्लाई करना रियल लाइफ सिचुएशन में। फिर क्रिएटिविटी का हिंदी शब्द मुझे नहीं आता तो आप समझ जाएंगे मेरे ख्याल, अगर आप हिंदी से भी तो क्रिएटिविटी का अर्थ क्या होता है। फिर आता है इवैल्यूएशन, यानी जब हम एग्जामिनेशन के प्रोसेस से एक किसी बच्चे के परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करते हैं। ये सारे जो आयाम है लर्निंग के अंदर इम्पोर्टेंट है, ये कहाँ होते हैं? क्लास के अंदर होते हैं। जब क्लास, जैसे हमारी अभी क्लास चल रही है, सो दिस इज इनसाइड क्लास। जब आप यहाँ से चले जाओगे घर पे, आप मैं पीडीएफ देख रहे हो या आप टीचर्स की पीडीएफ देखते हैं, होमवर्क करते हैं, दैट इज एग्जांपल ऑफ आउटसाइड क्लास। फिर जब आपका एग्जाम आएगा, सेमेस्ट्रल एग्जाम आता है, उसको बोलते हैं समेटिव असेसमेंट, ठीक है। और लास्ट जो एग्जांपल है रोट लर्निंग, यानी रट्टा प्रणाली। तो ये आयाम एनालिसिस, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, इवैल्यूएशन कहाँ हो रहे हैं? क्लास के अंदर हो रहे हैं क्या? अभी जब आप मेरे साथ बात कर रहे हो, सुन रहे हो, क्या आपका एनालिसिस, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी एंड इवैल्यूएशन चल रहा है? यस और नो? जी सर, हो रहा है। नो सर। नो सर। नो। अभी कहाँ हो रहा है? अभी तो आप बस मेरे से सुन रहे हो। अभी आप क्या जो इन्फॉर्मेशन है उसको कहीं अप्लाई कर पा रहे हो अपने जीवन में, या उसमें कुछ क्रिएटिविटी डाल पा रहे हो क्या? अगर मैं यही आपको होमवर्क दे दूं कि जाओ इन लर्निंग स्टाइल्स का बच्चों के एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या अफेक्ट होता है, क्या रोल होता है, स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लर्निंग स्टाइल्स एंड एकेडमिक परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स, दिस इज योर होमवर्क। अब आपका एनालाइज भी करोगे चीजों को कि हाँ डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स का क्या एप्लीकेशन होता है। फिर आप अपनी कुछ क्रिएटिविटी भी दिखाओगे कि अच्छा ऐसे होता है या ऐसे होता है, और फिर आप उसको इवैल्यूएट भी करोगे कि नहीं यार मैंने ठीक किया है, मैंने अच्छा किया या खराब किया है, या मैं और अच्छा कर सकता हूँ। तो ये सारी चीजें अंदर हो रही है क्लास के, या जब मैंने आपको एक होमवर्क या एक प्रोजेक्ट या रिसर्च वर्क दिया तब हो रही है? क्लास हो रही है, ठीक है। सो आंसर वुड बी आउटसाइड द क्लास। अब एक मेरे पास बहुत ही बढ़िया सवाल आया था जिससे मुझे बहुत खुशी हुई कि सी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। अब आप सब मेरे को इस प्रश्न का पहले उत्तर दें मेरे इतना एक्सप्लेन करने के बाद कि मैंने जब आपको आंसर बता दिया, ठीक है, ऑप्शन सी क्यों नहीं होगा? समेटिव असेसमेंट जो होता है, जो असेसमेंट वो तो एंड ऑफ टर्म होता है, तो इसमें कहीं क्रिएटिविटी नहीं होता है, एप्लीकेशन कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ। और जो बिल्कुल ठीक, हाँ ठीक है। और कोई अपना विचार प्रस्तुत करना चाह रहा है? एक करके। हाँ, मेरे ख्याल 2-3 लोग बोले। पहले परमदीप जी आप बता दीजिए।
सर इसमें ना ट्रेडिशनल मॉडल बोला है, तो उसमें तो ये समेटिव वगैरह होता ही नहीं था ना, तो ये बाद में हुए थे ना क्लास के अंदर, और लास्ट में समेटिव। पहले तो एक ही होता था ट्रेडिशनल के हिसाब से, तो फिर ये समेटिव वाला तो होगा ही नहीं। अच्छा, और दूसरा मेरे ख्याल हीरामनी या कोई और जी, कल्पना जी मेरे ख्याल कुछ बोल रहे थे। ओके, कोई मेरे ख्याल लड़का भी बोल रहा था एक, वो बता दीजिए आप क्या कह रहे हैं, राहुल या कोई और था। जी सर, मैं भी यही बता रहा था क्योंकि जो ये सारी चीजें एनालिसिस, एप्लीकेशन, क्रिएटिविटी, ये समरेटिव के दौरान भी सारे एप्लीकेबल, मतलब सारी चीजें परफॉर्म नहीं हो पाती, तो इसलिए ये सारी परफॉर्म नहीं हो पाती। सर ये बोल रही थी कि समेशन होता है लिस्ट में, तो वहाँ इवेल्युएट कैसे कर पाएंगे, मूल्यांकन तो हो नहीं पाएगा इसीलिए। बल्कि उल्टा नहीं होगा, समेटिव एक्चुअली इवैल्यूएशन हो रहा होता है, बट आपका इवैल्यूएशन हो रहा है, बट उसमें एप्लीकेशन एंड क्रिएटिविटी वाले एस्पेक्ट्स नहीं आएंगे, है ना। सभी नहीं आएंगे, वो भी कंसिडर, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू से इवैल्यूएशन भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर कंसिडरिंग अबाउट अ प्रोजेक्ट, अपना जो आपने काम किया उसके इवैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। सर ओके, हाँ जी। जी, समेटिव असेसमेंट में ऐसा नहीं कि एनालिसिस भी आ सकता है, क्योंकि हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के जो क्वेश्चंस हैं इसलिए। वेल अगेन, डू यू रियली नो कि सारे कॉलेजेस में हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं इन समेटिव असेसमेंट्स? डू वी रियली नो दैट? लेकिन कुछ सारे सब्जेक्ट्स के यहाँ पे हम जनरलाइज लेके चलते हैं ना, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक क्वेश्चन और सब्जेक्ट। तो हाँ, नेट के एग्जाम में सबसे बढ़िया अप्रोच है सिंपल सोचो, ज्यादा कॉम्प्लेक्स करोगे फंस जाओगे। हम हाँ, जो जनरल सिचुएशन है उसको लेके चलते हैं किसी भी क्वेश्चन को अगर हम अप्रोच कर रहे हैं तो, ठीक है। और इसमें यूजुअली हम बच्चे फंसते हैं, जैसे मैं इसका एक और एग्जांपल दे देता हूँ कि रोट लर्निंग यूजुअली समेटिव असेसमेंट में टेस्ट की जाती है, ठीक है। जब आपके होते हैं, आप सारा जो आपका सिलेबस है उसको याद करके जा रहे होते हो, ठीक है। एप्लीकेशन बेस्ड, अब मॉडर्न ट्रेडिशनल मॉडल है, बट अब की जो मॉडर्न क्लासरूम टीचिंग है या स्टडीज है उसमें एप्लीकेशन बेस्ड, जैसे नेट के एग्जाम में भी आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो वो बन के आते हैं, ठीक है। तो देयर इज अ डिफरेंस। Okay, in which mode of learning learner participate in active discussion and get immediate feedback from teachers? Synchronous, asynchronous, spatial mode of learning and relative mode of learning. Synchronous, ठीक है। Environmental factors which influence student learning are interest, family, motivation, community and socio-cultural diversities. एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या होंगे बताइए। लगता है कि सभी ए बी एंड सी, ए बी ए ऑप्शन। अच्छा चलो, आप ऑप्शन ए यानी इंटरेस्ट की बात कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे मैं हाँ, एग्जैक्टली माय पॉइंट, आप क्वेश्चन को पढ़ ही नहीं रहे हो। यहाँ पे क्वेश्चन में सिर्फ एक वर्ड को ढूंढा करो जो पूरे क्वेश्चन का ना जड़ है। यहाँ पे इस पूरे एक सेंटेंस 6-8 शब्दों का जो जड़ है वो है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। कौन से फैक्टर्स की बात कर रहे हैं? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन्वायरमेंटल वर्ड इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है। और आप सिर्फ एक शब्द को पढ़ोगे, इसमें आपके सारे आंसर अब निकलेंगे। अब इंटरेस्ट आ रहा है क्या? इंटरेस्ट इज एन एनवायरमेंटल फैक्टर, यस और नो? नो, ठीक है, हटाओ। फैमिली एनवायरमेंटल है, बिल्कुल एनवायरमेंटल है। फिर मोटिवेशन एनवायरमेंट से आएगी क्या? इसमें यस और नो का कंफ्यूजन दोनों हो सकता है। मोटिवेशन एनवायरमेंटल हो भी सकती है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक भी हो सकती है। तो अगर डाउट है तो मिनट के लिए इसको साइड रखो। फिर कम्युनिटी, कम्युनिटी यानी समाज, वो भी है, ठीक है, ठीक है। बट अगेन उसको रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते। फिर सोशियो कल्चरल डाइवर्सिटीज,
परफॉर्म है। ये तो होगा ही। होगा सर ये तो होगा ही, ठीक ये है। ऑप्शन तो यहाँ पे जो मतलब यूजीसी ने इसका आंसर दिया है बी, सी और ई दिया है। कम्युनिटी को इतना ज्यादा क्यों नहीं दिया एनवायरमेंटल फैक्टर में, कोई मुझे बताए, इसको जस्टिफाई करे। फैमिली दे रखी है तो कम्युनिटी क्यों नहीं दे रखी? हाँ सर, ये तो होना चाहिए सर, क्योंकि कम्युनिटी है तो फैसिलिटी तो कम्युनिटी बनती है, और मोटिवेशन तो इतना जरूरी भी नहीं है कि ये एनवायरमेंट में आए, इससे तो ज्यादा। अब देखो ये है फंसने वाले क्वेश्चन, जहाँ मैं आपको बता रहा था ना कि एक जनरल अप्रोच लेके चलनी चाहिए। अब देखो जनरल अप्रोच क्या होता है, मैं ये सेंटर सर्कल बना रहा हूँ, ये एक इंडिविजुअल है। अब अगर इसकी सोशल लाइफ है तो आपने देखा होगा कि ये एक फिलोसफी सुनी होगी कि हम पर्सनालिटी में अलग अलग मास्क पहनते हैं। हमारा मास्क अपने साथ जब हम अकेले होते हैं तब अलग होता है, हमारा जो एक बहुत क्लोज बॉन्ड या सर्कल होता है उसके साथ अलग होता है, और जो बाकी समाज होता है उसके साथ अलग होता है। अग्री? अब इसी थ्योरी को कंसिडर करते हुए पर्सनालिटी की एक इंडिविजुअल है जब वो अपने साथ है, फिर एक उसका सबसे क्लोज ग्रुप सर्कल होगा जिसमें 2-3 लोग आएंगे, एक उसके फैमिली, पेरेंट्स, और एक या दो दोस्त या फिर उसका जो पार्टनर होगा जिसके साथ वो हर तरीके से हर लेवल पे कनेक्शन या इंटीमेट है। तो दिस इज द वेरी क्लोजेस्ट सर्कल टू अ पर्सन। फिर आ जाएंगे हमारे फ्रेंड्स, वो उसका दूसरा सोशल सर्कल आएगा। अब क्योंकि ये सर्कल बाहर है, इसका इम्पैक्ट अंदर वाले सर्कल के इम्पैक्ट से कम होगा। फिर एक और आउटर सर्कल आ जाएगा, वो आएगा समाज यानी कम्युनिटी, सबसे आउटर सर्कल। एंड जितना वो सर्कल आउटर है उसका उतना इम्पैक्ट कम होगा। तो फैमिली सबसे क्लोज सर्कल में आ जाएगी, इसलिए उसका इन्फ्लुएंस और स्टूडेंट लर्निंग सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाएगा। फिर मोटिवेशन, अगेन वो फैमिली इन्वायरमेंटल फैक्टर है, मैटर करता है, फैमिली कैसी है, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है, तो उस पे भी फैक्टर आ जाता है। फिर हमारे सोशल कल्चरल डाइवर्सिटीज, ठीक है, उससे भी फैक्टर पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि वो एकदम फैमिली में ही वो बड़ा होगा। कम्युनिटी क्योंकि हमारा एक फार रीच्ड एस्पेक्ट है। अब आपने देखा होगा कि कई कम्युनिटीज ऐसी होती है जिसमें डिफरेंट माइंडसेट के लोग भी होते हैं। कई कम्युनिटीज बहुत लो परफॉर्मिंग भी होती है, बट उसमें से कई बार कोई बच्चा आईएएस बन के निकल आता है, ठीक है। तो क्या उस पे इन्वायरमेंटल फैक्टर वर्क नहीं कर रहा था? बिल्कुल कर रहा होगा। बट अगर आप उसकी फैमिली में जाके देखोगे तो उसके पेरेंट्स ने जो उसको परवरिश दी होगी या उसको दोस्त मिले होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे, पूरी कम्युनिटी को अगर लेवल कंसिडर करें तो। ये एक ब्लाइंड स्पॉट एक बहुत अच्छा एग्जांपल है क्वेश्चन, जहाँ पे बच्चे मेजरली अटकते हैं जब वो बहुत चीजों को जनरलाइज करने की बजाय बहुत स्पेसिफिक होके सोचने लगते हैं, ठीक है। ये मैं पिछले क्वेश्चन में भी जो बताना चाह रहा था, दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल। तो जब आप चीजों को जनरलाइज लेके चलोगे और आपको एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होगी चीजों की, जैसे कि यहाँ पे हमने देखा, ये एक्चुअली में मैंने अपने मन से नहीं बनाया। जब आप साइकोलॉजी में सोशल साइकोलॉजी पढ़ोगे, दिस इज एन एक्चुअली कॉन्सेप्ट जिसमें इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स ऑन एन इंडिविजुअल को कंसिडर किया जाता है, डिफरेंट सोशल फैक्टर्स को सोशल साइकोलॉजी में। तो उसका एक इनर सर्कल होता है, जैसे कि अभी बता रहे थे कि फैमिली से समाज बनता है, फिर समाज से एक शहर बनता है, शहर से स्टेट बनता है, स्टेट से कंट्री बनती है, कंट्री से हमारा पूरा वर्ल्ड बनता है। तो डिफरेंट लेवल्स पे क्या एक इंडिविजुअल और मास लेवल पे इंटरैक्शन चल रहा है, ये बहुत मैटर करता है, ठीक है। तो that's how you should approach questions। ऐसे जब फंसाने वाले क्वेश्चंस आए तो उनको इस माइंडसेट से लेके चलो, सही गलत के हिसाब से, कि इन रियल लाइफ सिचुएशन चल क्या रहा है। एंड इसमें बहुत लोगों का अपना बायसेस आते हैं। सो एज अ रिसर्च नेट जेआरएफ स्कॉलर और एस्पिरेंट, आपके बायसेस को हटाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। दैट इज द होल पॉइंट ऑफ योर स्टडी। अगर आपके अपने पहले के बायसेस या आपके बिलीफ सिस्टम्स ब्रेक आउट नहीं हो रहे, देन यू आर नॉट रियली हैविंग समथिंग गुड और प्रोडक्टिव आउट ऑफ व्हाटएवर यू आर स्टडीइंग, ठीक है। एक एजुकेशन और एक लिटरेसी में यही डिफरेंस होता है। एंड एक रिसर्च स्कॉलर में और एक एजुकेटेड पर्सन में ये डिफरेंस आता है कि रिसर्चर्स को मान्यता तभी दी जाती है जब वो सबसे ज्यादा सब्जेक्टिविटी से फ्री और बायसेस से फ्री होती है, विच इज आइडियलिस्टिकली बिल्कुल हटाना पॉसिबल नहीं है, बट उसका रिडक्शन किया जाता है, ठीक है। चलो
Which of the following are the humanistic approaches to learning? It emphasizes on self-motivation for better learning. It emphasizes on learning at higher level. It fosters curiosity. It increases learners become effective. Effective when it's need basis. It believes that learning becomes effective when it is need basis. अच्छा, दो ऑप्शन यहाँ पे सेम दो रखे हैं. सेम नहीं है सर. Okay, let's skip this question. I feel. अच्छा, then explain कैसे सेम नहीं है. I feel यहाँ पे थोड़ा ना जब मैं स्कैन आउट कर रहा हूँ तो कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है. इंडिकेज एंड बिलीव में कुछ अंतर है क्या? हालांकि यहाँ पे ऑप्शंस ही सारे ही ऑप्शंस दे रखे हैं. ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में ही सारे ही ऑप्शंस आएंगे. ठीक है. इट एम्फसाइज ऑन सेल्फ मोटिवेशन एंड फॉर बेटर लर्निंग. इट एम्फसाइज ऑन लर्निंग एट हायर लेवल, fosters curiosity, and learners become effective when it is need basis. हाँ, it increases and believes both are true. ठीक है. तो ये इसके ओवरऑल ह्यूमनिस्टिक अप्रोच ऑफ लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है. आंसर सी होगा. चलो, आंसर इसका सी आएगा. अच्छा, मेरे ख्याल टाइम हो चुका है. वी आर लाइक 10 minutes past our time. सर ये बी वाला एक्सप्लेन करना है हायर लेवल वाला. मेरे पास एक प्रश्न था सर. उस क्वेश्चन के लिए Just a second. It fosters आप खुद क्वेश्चन करना सीखो. दैट इज द मेन आइडिया ऑफ ह्यूमनिस्टिक अप्रोच. अगर आप फॉर लर्निंग थ्योरीज देखेंगे उसमें बस एक स्टिमुलस है, रिस्पॉन्स है. बच्चे में क्यूरियोसिटी डेवलप हो रही है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट बिहेवियरल आउटकम आ रहा है वो जरूरी है. ठीक है. तो ह्यूमनिस्टिक अप्रोच में क्यूरियोसिटी डेवलप होती है. आई होप इट्स क्लियर नाउ. हाँ जी, नेक्स्ट आप पूछ रहे थे कुछ. कौन था? जी मैं शिला सिंह. जी मैं पूछ रही थी सर कि ये बताइए. जेट का फॉर्म निकलने वाला है तो जेट में सर क्या नेट को ऐड किया गया है सिलेबस में, ये योग को? इसका मेरे को भी इंफॉर्मेशन नहीं है. आई विल हैव टू सर्च फॉर इट. बट आप एक बार इसको और नेट पे सर्च करके देख सकते हैं, या किसी और आप टीचर से पूछ लें जो शायद इसके बारे में अपडेटेड हो. मैंने अभी इस पे सर्च करके देखा नहीं है. तो नेट पर तो अवेलेबल नहीं है कि योग से नहीं है, योग सिलेबस में है ही नहीं, क्योंकि 2008 के बाद ये पहली बार हो रहा है. शायद योग नहीं है. जेट का पेपर. जी हाँ, मैंने अभी तक सुना ही नहीं था, तो मे बी शायद अभी रिसेंटली न्यूज में आया होगा. एंड कुछ दिन से आई एम नॉट फॉलोइंग न्यूज, सो आई एम नॉट अवेयर अबाउट इट, बट डेफिनेटली आई सर्च अबाउट इट एंड हम देखते हैं. आपको भी अगर न्यूज में कुछ मिले तो बाकी सबसे जरूर शेयर करिएगा. जी इसीलिए ये पेपर किस बारे में. और जी हाँ प्लीज, थैंक यू वेरी मच. बहुत अच्छा टॉपिक दिया. किसी और का कोई प्रश्न इस क्लास का? नहीं, ठीक है. समझ आया सबको? कोई और ऐसा तो नहीं था जिसके सबके? सर मुझे ये भी पूछना था कि इसका हिंदी वर्जन कहाँ मिल जाएगा सर? आपको कहाँ डालते हैं, डाउनलोड करते हैं? मेरे तरफ से नहीं मिलेगा. मेरे पास जो क्वेश्चंस हैं, जिन बुक से मैं रेफर करता हूँ, मेजरली नहीं, सारी की सारी बुक्स इंग्लिश में है. सो अगर आपको पेपर 1 का हिंदी में चाहिए, आपको बुक खरीदनी पड़ेगी जो कि हिंदी लैंग्वेज में हो पेपर 1 के लिए. वहाँ पे आपको हाई चांसेस हैं सिमिलर क्वेश्चंस मिल जाएंगे, अलग नहीं होंगे, क्योंकि ईयर वाइज ईयर जो डिफरेंट बुक्स में मेरे पास 5-6 बुक्स हैं पेपर 1 की, PYQs की भी और अलग से भी. तो मैंने कंपैरिजन करके देखा, 20-30% का डिफरेंस होता है. तो अदरवाइज बाकी 60 to 70% क्वेश्चंस आपको सेम मिलेंगे. हाँ, ओवर द सब्जेक्ट और ऑथर्स थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. आंसर का एक्सप्लेनेशन कितने अच्छे से कर रखा है, वहाँ पे मैंने डिफरेंस देखा है. और क्वालिटी ऑफ क्वेश्चंस कुछ में आपको अच्छा मिलेगा, कुछ में आपको आई वोंट से कि इतना अच्छा है, या फिर वो क्वेश्चंस ना
पेपर 1 का जब PYQ की बुक बनती है तो आप ये एक्सपेक्ट मत करके चलिए कि वो योगा से बन रही है PYQs की। जी वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, डिफरेंट जितने भी मतलब सब्जेक्ट्स हैं वो सबका कंबाइन करके जो उस ऑथर के पास अवेलेबल थे उससे बनी हुई है। तो अगर आप सजेशन मांगेंगे तो मुझे फिर जो फाइनेस्ट लगे वो, हालांकि मैंने वो इंग्लिश में देखी, हिंदी वर्जन मैंने किसी भी बुक का नहीं देखा, सो आई एम नॉट द वेरी राइट पर्सन टू रिकमेंड इन हिंदी, बट एज अ जनरल ऑथर वाइज या किसी कंपनी की बात करें तो यूथ कंपटीशन की सबसे अच्छी है। जी ठीक, थैंक यू सर। और किसी का कोई डाउट, प्रश्न? डाउट नहीं है सर, ये आप कब अपलोड कर दोगे PDF, पिछली वाली भी और ये वाली भी? पिछली वाली इसी के अंदर इंक्लूडेड है, वो मैं 1-2 दिन में इसको शेयर कर दूंगा, तो बाय दिस वीक आपके पास ही आ जाएगी ऑन द ऐप। ठीक है ठीक है। हाँ जी लीजा जी। यूथ कंपटीशन में ऐसे है कि सारे क्वेश्चंस जो पेपर 1 को लेके जो आते हैं जैसे कि यूजी सेट योगा में, लाइक 90% ऑफ द क्वेश्चंस मिल जाएंगे यूथ कंपटीशन में। मैंने वही बता रहा था मैं आपको कि आप ये एक्सपेक्ट मत करो किसी भी बुक से कि उसमें जो पेपर 1 के PYQs है वो योगा से लिए गए हैं। वो बहुत सब्जेक्ट से मिक्स्ड है, कुछ उसमें योगा के भी मिल जाएंगे आपको 2-4 क्वेश्चंस, बट वो ओवरऑल सब्जेक्ट वाइज मिक्स्ड होते हैं और मेन आइडिया उनका यही होता है कि आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। ठीक है। योगा वाले स्पेसिफिक मुझे नहीं लगता पेपर 1 का कहीं भी आपको मिल पाएगा अदर देन जब आपके पास सारे PYQs का खुद से लिस्ट है और आप खुद उसको सॉल्व कर रहे हो।